प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ टास्टा और आमिर मतीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत में बड़ी पेशरफ्त, नवाज शरीफ और चौधरियों के बरसों बाद राब्ते बहाल, नून लीग ने के कायद नवाज शरीफ का परवेज इलाही को टेलीफोन, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की, चौधरी बरादरान को लंदन आने की दावत दे दी, इसहाक डार का भी परवेज इलाही से राब्ता, क्या नवाज शरीफ चौधरी बरादरान को साथ लेकर चलने पर तैयार हो चुके हैं। दूसरी जानिब मोहनिस इलाही को वजीर आजम मोइना कमीशन का नोटिस, क्या हुकूमत चौधरी बरादरान को दबाव में लाने में कामयाब होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक जज की जानिब से इमरान खान का किचन चलाने के लिए जहांगीर तरीन से माहाना खर्चा लेने का इल्जाम, जहांगीर तरीन ने बनी गाला के अखराजात की बजाय नया पाकिस्तान बनाने के लिए मदद करने का एतराफ कर लिया। दूसरी जानिब वजीर आजम के माविन खुसूसी शहबाज गिल ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को लीगल नोटिस भेजने का इशारा कर दिया। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है कि इमरान खान का किचन जहांगीर तरीन चलाते थे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। फिजाई आलूदगी में दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर लाहौर बन गया है। आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। हफ्तावार 3 छुट्टियां भी काम नहीं आ सकी और पंजाब से फिजाई आलूदगी के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले ये जो सिचुएशन है, टेलीफोन का सिलसिला चल रहा है और राब्ते किए जा रहे हैं, अब ये राब्तों से कोई नई कड़ियां जुड़ेंगी, कोई नए कनेक्शंस, कोई नई पिक्चर्स सामने आएंगी? 2-3 चीज़ें हैं। एक आध की इंफॉर्मेशन भी है मेरे पास क्रेडिबल, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और बड़े इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं जहाँ से मुझे पता चला है वो मैं दूसरे हिस्से में बात करता हूँ। पहले इसी पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ये तो चले टेलीफोन्स की आ गई, बात आ गई कि राब्ते हो गए, ना भी होती तो वो स्टोरी आज हमने लीड के तौर पर वो शेयर करनी थी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी द पावर दैट बी है जो इस मुल्क में फैसले करते हैं कि किसकी अगली हुकूमत होगी या कौन आगे आएगा, पीछे जाएगा, डंप होगा। तो बड़ी हद तक मामलात जो है ना वो मेरी इतलात हैं और बड़ी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिबल हैं। वो बड़ी हद तक वो जो ब्रिज था, जो गैप था नवाज शरीफ साहब के कैंप में और वहाँ पे हमारे पावर दैट बी के कैंप में जो ये हमारे इदारे हैं, वो बड़ी हद तक ब्रिज किया है। और इस बड़ी तेज़ी से इस पर कंसेंसस हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं इसके लिए, अगली अगर कोई इस तरह के मामलात बनते हैं। और उसका जो इशारा पहले तो उन्होंने दिया था, वो शायद खकान अब्बासी साहब ने ऐसे बात नहीं की थी, मैं इस पे आता हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन खबर मैं शेयर कर दूँ। जो उन्होंने वहाँ पे नादिया मिर्ज़ा साहिबा के साथ अपने डान प्रोग्राम में कहा कि हमारा जो नया वज़ीर आज़म जो होगा ना तो वो होगा ये शहबाज शरीफ होगा। और ये जहन में रखें, शहबाज शरीफ साहब और ये शायद खकान अब्बासी साहब की अनीज़ी उसमें रिलेशन उसमें रही है इनकी माजी में। सो इससे ये पता चलता है कि अगर ये शायद खकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ होगा, तो ये तो एक जहन में रखें, नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग के बगैर वो नहीं कह सकते, मतलब मरियम की भी ब्लेसिंग उसमें शामिल है। सो इससे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मामलात बड़ी हद तक सेटल हुए हैं कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सामने आए और उसको बैठकर जो भी फ्यूचर के अगर हुकूमत में कोई जगह बनती है तो वो चलाएं। ये मरियम नवाज साहबा और जो नवाज शरीफ साहब में फाइनली उन्होंने अपनी किस्मत के साथ या फेट के साथ रिकनसाइल कर लिया कि हम दोनों की इलेक्शन नहीं लड़ सकते और दोनों एक्सेप्टेबल मेरी उसको नहीं है, इसको एस्टेब्लिशमेंट को, लिहाजा वो ज़रा फासले पे रहें, दूर रहें। और शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी टीम वगैरह चलू के वो सामने आए और अगर कोई फ्यूचर की कोई गेम इनकी बनती है तो इनके साथ बातचीत जो है वो हो सकती है। क्योंकि पावर दैट बी जो है वो इस वक्त मुल्क के हालात से बड़ी वो है, इस वक्त वो कंसर्न्ड है, परेशान है। और आपको मैंने हफीज़ पाशा साहब की जो बात पहले भी बताई थी, जो नदीम मलिक साहब के शो में कहा था कि 2018 में पाकिस्तान का मिलिट्री बजट जो है वो आप 100% जो है पाकिस्तान के लोकल रिसोर्सेज से मीट कर रहे थे। बड़ी खबर है जो पाकिस्तान में हमने ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं हुई, हमने जिक्र किया था इसका। अब वो कहते हैं 3 साल बाद जब इमरान खान साहब इसको हुकूमत को चला रहे हैं तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है, ये बड़ी इंतहाई अलार्मिंग खबर है, मतलब और कोई कॉमन बंदा भी बात नहीं कर। हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं जो खुद इनके वजीर ख़जाना रहे हुए हैं, मुशीर ख़जाना थे उसके नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में। तो उन्होंने कहा अब की दफ़ा 2018 में अपने लोकल हम उससे वसाइल से पूरा कर रहे थे डिफेंस बजट, बाकी तो छोड़ देना जब मुल्क के डिफेंस की बात हो रही है। अब वो कहते हैं डाउन द ईयर आफ्टर 3 ईयर्स इसमें 45% लोकल रिसोर्सेज हैं और 55% हम कर्जा ले रहे हैं बाहर से।
जिस मुल्क के डिफेंस का बजट भी कर्जा लेके लिया जा रहा हो तो उससे बाकी, वो कहते हैं ना उसको गंजी क्या नहाएगी नचोड़े के वाले हिसाब है, बाकी तो छोड़ देना कि डिफेंस के लिए पैसे नहीं, इकोनॉमी का वो समझते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है इमरान खान साहब से उस तरीके का नहीं चला सके, वही वो अपने स्कोर सेटलिंग में मीडिया से लड़ाई, तो फिर उसके बाद उसकी एक उनकी अदालतों से लड़ाई, तो फिर पार्लियामेंट से लड़ाई, तो हर एक के साथ लड़ाई तो लड़ी है उन्होंने। सो वो अब इस बात पे आ गए कि इकॉनमी जो है मौजूदा टीम जो है वो शायद उनसे चीज़ें नहीं संभल पा रही। सो फ्यूचर के लिए कोई नई लाइन बंदी जो है वो की जा रही है। और उसमें जो प्रॉब्लम था मरियम साहबा को था वो ये था कि लेगेसी है जो है ये तो उसको चली जाएगी, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में चली जाएगी तो उनको उसके बाद फ्यूचर के लिए भी तो वो उसको शहबाज शरीफ साहब जो उनके बरखुरदार जो हैं वो इसके आके दावेदार बनेंगे। पाकिस्तान में तो ऐसे चलता है। सो मरियम को इस पर कंसर्न था, लेकिन अल्टीमेटली मैं बार बार बात एक कहता होता था, याद होगा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम को अब चुनना पड़े एट द एंड ऑफ द डे कि आपने अगले 5 साल इमरान खान साहब को देने हैं अपनी लेगेसी बचाने के लिए कि मरियम बनेगी आगे कि जब तक वो फारिग नहीं होती या उसके ये फैसले नहीं होते कि आपने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म आके एक्सेप्ट करना है या आपने शहबाज शरीफ साहब को करना है। तो अब ये लगता है जो खबरें कुछ अंदर की हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब पे राज़ी हो गए हैं कि चलें ऑलरेडी हम एक उस डिसक्वालीफाइड हैं, हमारे ऊपर केसेस हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कल की कल देख लेंगे। ये लेगेसी मरियम के पास टाइम है अभी, चले 5 साल बाद वज़ीर आज़म की हो सकती है, तो वो सारे कर रहे हैं। सो उनको ये कर रहे हैं कि भाई साहब जरा थोड़ा सा आप जरा भाई साहब जो है ना जरा साइड पे हूँ, और भाई साहब बड़े अरसे बाद 20 साल बाद ये बात मान रहे। नहीं तो ये मुशर्रफ ने भी, ये बड़ी पुरानी प्रपोजल है अगर आपको याद हो, ये बात उन्होंने आके ये गुलाम इसाक खान साहब ने भी की थी कि शहबाज शरीफ साहब आ जाए, उन्होंने मियां शरीफ साहब को कहा था क्योंकि मियां साहब के बारे में ये मशहूर था कि हर एक से लड़ते हैं। ये जनरल मुशर्रफ ने भी रेमंड जाके मियां शरीफ को कहा था कि आप हमें शहबाज शरीफ साहब दे दें। बाज़ लोग कहते हैं जनरल जिलानी ने भी कहा था कि जनाब आप हमें शहबाज शरीफ साहब दे दें। तो उन्होंने कहा था, रिपोर्टली जो कहा जाता है मियां शरीफ साहब ने कहा था कि जो बच्चा मेरा आगे बिजनेस चलाता है वो तो मैं आपको दे दूंगा, इत्तेफाक कौन चलाएगा, मतलब जो अदरवाइज है जो वैसे ही है उनको ले जाएं, जो काबिल बच्चे हम आपको नहीं देते, हमारा तो खानदान चलाता है पूरे का पूरा। सो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को ले जाएं, शहबाज को छोड़ दें। सो ये सारी चीज़ें इसके पीछे बैकग्राउंड है और चीज़ें कुछ इसमें हो रही हैं। ये भी आप ये मेरा क्लिप करके रखिएगा कि कुछ अरसे बाद हो सकता 3-4 महीने में कुछ चीज़ें चेंजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएं। अब आते हैं इस पे, ये लास्टली बात थोड़ी सी लंबी हो गई। अब इसको इस तनाजुर में देखें कि नवाज शरीफ साहब ने 2-3 लोगों पे कसम उठाई हुई थी कि इनको मैंने पार्टी में नहीं लेना, व्हाट कम में वाला हिसाब है। वो कौन कौन थे? एक तो उन्होंने कहा शेख रशीद को हम कभी नहीं लेंगे, इसका कुछ भी हो जाए, उन्होंने नहीं लिया। दूसरा वो चौधरी का कहते थे चौधरी को भी हम नहीं लेंगे। दरमियान में बड़ी कोशिशें भी हुई थी इनके आपस में, इनके सुलह सफाई कराने की, इनको करीब लाने की, सब कुछ करने की। नवाज शरीफ साहब नहीं मानते थे। उन्होंने कहा नहीं जनाब कि बाकी जिन्होंने आके एक उसमें कहते पार्टीज बदली वो तो ठीक है, चलो पार्टीज बदली, इन दोनों ने हमें जाती तौर पर नुकसानात इन्होंने बड़े पहुंचाए हैं। उन्होंने शेख साहब ने जबान से बहुत नुकसान पहुंचाया है और चौधरी साहब ने हमारी पार्टी तोड़ी थी, इन्होंने क्यों लीग बनाई थी। सो इनको तो माफी नहीं है, ये दरमियान में कोशिश होती रही है। सो 10-12 साल माफी नहीं मिली। अब उनका नवाज शरीफ साहब का फोन अचानक जो आया है इनको, परवेज इलाही साहब को, और परवेज इलाही साहब ने बड़ी फेवर्स करते रहे हमजा शहबाज पे, आपको याद होगा, जिसपे इमरान खान साहब भी नाराज थे कि उनको यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर करते थे, चेंबर्स में मुलाकातें करवाते थे, उनको पूरा स्टेटस देख रखा हो। चौधरी बड़े समझदार है, हर साइड पे खेलते हैं। सो उनके लिए भी ओपनिंग है। सो चौधरी साहबान अगर उनके साथ इन टच हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है, बहाना चौधरी शुजात की उसका है, नासाजी का है, फिर उसके इसाक डार साहब का आना। सो द आइस इज मेल्टिंग। तो मुझे लगता है कि समथिंग इज कुकिंग अप। बाकी आमिर साहब मुझसे ज़्यादा सियासत को समझते हैं, इन गेमों को, खेलों को, उनसे पूछें। जी आमिर साहब, क्या लग रहा है पूरी सिचुएशन से कि ये कोई नए कनेक्शंस बहाल होने जा रहे हैं, और ये जो कसम टूटी है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, ये किस कॉन्टेक्स्ट में टूटी है? मैं तो बाहर से बैठ के तजिया कर सकता हूँ। क्लारा साहब के पास है इंफॉर्मेशन, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर मैं इसको जो मुलाकात या ये टेलीफोन करना है नवाज शरीफ का, शुजात साहब का, इसको दोनों जावियों से देखा जा सकता है। एक तो बात यह है कि शुजात साहब की, मुझे अता साहब को ये काफी अर्से से इत्तला है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा शुजात की तबीयत जो है काफी अर्से से बहुत ज्यादा खराब है, और अल्लाह उनको सेहत दे, मगर वो उनकी जो है ना हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। तो इन खानदानों में एक पुराना पंजाब के खास तौर पे और बाकी भी रवायती खानदानों में ये एक दूसरे की बुरे वक्तों में, अच्छे वक्तों में एक दूसरे से राब्ता करने की रवायत बहुत ज्यादा है। शुजात वगैरह में भी बहुत ज्यादा है कि वो भी हमेशा कभी खुशी में शेयर करते हैं,
चाहे दुश्मनी भी हो, जो भी हो, सियासी हो, मुखालफत हो। तो ये जब कुलसूम साहबा की फातगी हुई थी तो उस वक्त जो है ये शहबाज शरीफ से और जाकी कुलसूम बीबी से अफसोस करके आए थे। और नवाज शरीफ का बिल्कुल ये सही कहते हैं कि वो उन्होंने एक गुस्सा रखा हुआ था, तो एक बहुत ज्यादा उनका खुद ये फोन कर लेना जो है, और अभी उनकी तबीयत की खुदा न खास्ता कुछ इससे ज्यादा नहीं हुआ तो उनकी तबीयत खराब है, ये करना भी बड़ी खबर है। बाकी ये जो कासा की खबर है ये इनकी बिल्कुल इनके पास पक्की खबर होती है, मगर इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। सियासत का होता है कि आज की उनकी ये नीयत है, आज वो मिले हैं, मगर ये इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। वो इसलिए कि इसकी जो मिलने की काफी इसकी डिपेंड ये करता है कि शहबाज शरीफ साहब मांग क्या रहे हैं और उनको मिल क्या सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जान छूट जाए, केसेस उनके लिए जो इस वक्त जो है ना सियासत से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आप देखें ना, पैसा, जायदादें, इज्जत, सियासत सब कुछ दाव पे है इन केसेस की वजह से कि 16 रुपया तो एक केस टीटी वाले में देना है और वो बहुत सॉलिड एविडेंस है। उसके बाद फिर ब्रदर शुगर मिल्क की केस है, फिर रमजान शुगर मिल्क का केस है, उसके अलावा बेताशा केसेस हैं जो कि बिल्कुल आखिरी दमों पे आए हैं इनके भी और मियां नवाज शरीफ साहब के भी। तो क्या डील ये है कि वो इनकी केसेस से हल्का हाथ रखा जाए, और केसेस में भी ये होता है कि अगर कई दफा प्रोसिक्यूशन या छोटी अदालतों में है तो आसान होता है, बड़ी अदालतों में जाके जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये भी नहीं है कि चुटकी मारी और वो केस खत्म हो गए। जो है वो कई दफा केसेस अपना मोमेंटम खुद भी पकड़ लेते हैं और कुछ स्टेजेस पे जा चुके हैं, खासतौर पे जो हाई कोर्ट में केसेस जा चुके हुए हैं वो तकरीबन जरा मुकम्मल हो चुकी है, अब फैसले आने वाले हैं। तो वो एकदम से जान नहीं छूटने लगी, और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब की तो बहुत ही दाल हो चुके हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी इतना आसान नहीं होगा। दूसरा एक हाँ इनको एडवांटेज ये है कि जो पिछली दोनों हुकूमतें अपने 5-5 साल मुश्किलात के बावजूद मुकम्मल करती रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी रोज कहते थे कि जनाब हालांकि एक प्राइम मिनिस्टर बदलना पड़ गया मगर रोज रहती थी 5 साल मुकम्मल कर लिए थे, इन्होंने भी 5 साल मुकम्मल कर लिए थे। मगर दोनों पिछली गवर्नमेंट खासतौर पे नून लीग की गवर्नमेंट उनके पास क्लियर मेजॉरिटी थी। इनकी प्रॉब्लम ये है पीटीआई की कि अगर इनको हटाना हो तो इनकी पंजाब में और इस्लामाबाद में बड़ी थिन मेजॉरिटी है, उसके लिए कोई गैर आईनी काम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई खरीदो फरोख्त भी नहीं करनी पड़ती, उसके लिए सिर्फ 2 पार्टियां चाहिए इनको। एक अगर लेट से एक क्यू लीग हो जाती है तो उसके साथ कोई भी एक और पार्टी जीडीए या एमक्यूएम जो मिल जाए तो ये इनका जो है ना नंबर्स गेम में ये पीछे चले जाते हैं। हालांकि जो भी नई हुकूमत बनाना वो भी मुश्किल काम होगा और वो मुस्तहकम बिल्कुल नहीं होगी, इतना आसान काम ये भी नहीं है। और वो इसलिए भी कि ठीक है पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी बुरी हालत है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, गवर्नेंस की भी ठीक नहीं है, मगर इनका भी कोई जो है ना जो मुतबादल उनके हैं नून लीग में तो शहबाज शरीफ ये भी कोई फरिश्ते नहीं है, और ये भी कोई उम्मीद की इतनी बड़ी आपको किरण नहीं देते हैं कि ये आगे करेंगे। जिस तरह भी क्लास साहब बता रहे थे कि अभी 45% जो है ना आपका जो है डिफेंस बजट मीट हो रहा है बाकी कर्जों से, इनके दौर में तो 100% पे चला गया था। और ये कहना कि जी वो नवाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ नहीं थे, नहीं ये सारे इकट्ठे ही थे, तो इनका जो ग्रुप और पार्टी और टीम एक ही है। सो ये नहीं है कि ये इनके आने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा ये भी नहीं है कि पीटीआई बिल्कुल दिल टेक इट लाइन डाउन के लिए आराम से वो बैठे रहेंगे और ये सारा कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी काफी पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है, ये मजीद बढ़ जाए तो उनके पास भी एक स्ट्रीट पावर है, और उनके मुतबादल के तौर पे जब नून लीग को देना, केसेस हटाना, छोटी मोटी डील देना समझ आती है, ये उनके मुतबादल के दौर पे शहबाज शरीफ को या मरियम की पार्टी को, बहरहाल मरियम भी उसी पार्टी में है और उनको भी स्ट्रेंथन करना है उस बात को, और वो जिस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल करती रही है एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, तो वो बड़ी कड़वी गोली इतनी आसानी से हजम होती नजर नहीं आनी। पर एक बार मैं समझता हूँ कि टीजर है जो कि छोड़ा गया है, अभी इसकी आज का रिजल्ट ये है जो क्लास साहब बता रहे हैं, इनके पास खबर है और इनके पास मुस्तनद खबर होती है। कल को कोई पता नहीं है कि नई खबर भी आ जाती है, परसों उससे बड़ी खबर आ जाती है। सो फिलहाल एक थोड़ा सा
स्टॉर्म इन द टी कप जरूर बना दिया गया। अब ये देखना है कि ये कढ़ाई के अंदर ये स्टॉर्म जो है ना बनता है कि नहीं बनता, ये इससे बड़ा उबाल आता है या नहीं आता। ठीक है आमिर साहब, आपने पर्सपेक्टिव एनालिसिस दिया, ब्रेक का वक्त हो रहा है और बिल्कुल क्लासेस सब इस पे काउंटर, हाँ जी, कमेंट करना चाहेंगे। इसके अलावा साबिक पीटीआई रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने जो कहा, जो इल्जाम लगाया, उसके ऊपर जहांगीर तरीन का जो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो शदीद है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो जो आमिर साहब ने एनालिसिस दिया उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, दूसरा जो जहांगीर तरीन साहब का रिस्पांस सामने आया इस पे भी कमेंट कीजिएगा। नहीं, आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव उन्होंने दिया है, तबसरा किया है, सारे पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं क्योंकि 30 साल से ज़्यादा का इनका पार्लियामेंट पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग करने का तजर्बा है। जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड मेरी उसमें वो है, और उसमें दूसरी चीज़ जो है वो आमिर साहब ने सही पकड़ी है, उस तवालत के उससे मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी। मैं आमिर साहब अपना व्यू दे दें कि अल्टीमेटली वही कुछ होना, 3-4 वोटों का फ़र्क है और कोई इन हाउस चेंज का अब वो ऑप्शन नहीं रहा। ये भी मैं बता दूं आपके साथ, अब इन हाउस ऑप्शन नहीं होगा कि इमरान खान साहब को हटा के कोई नया वज़ीर आज़म आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली वही कुछ होगा जो आमिर साहब ने उसको प्रेडिक्ट किया है कि आप क्यू लीग या MQM GDA जो है ना वो पीछे हट जाएंगी कि जनाब के, और फिर कोई खड़ा होकर कह देगा कि आप हाउस में 172 वोट लें। अगर 172 वोट नहीं हो तो फिर ऑप्शन 2 ही होते हैं, कोई नई हुकूमत आके बनाए या उसके बाद उसमें नया इलेक्शन हो। ये चीज़ नहीं सूट करती नवाज़ लीग को या पीपल्स पार्टी को कि जनाब कि ये आएँ और उसमें आपके असम्बलियों को जब उसमें मियाद है 1-1.5 साल, तो वो आप आएँ और हुकूमत चलाएँ और फिर उसके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे 2023 में। ये सूट नहीं करता इसको, पीएम नवाज़ को भी नहीं करता, पीपल्स पार्टी को नहीं करता। रीज़न कि अगर आपने साल एक आके 1.5 हुकूमत की तो जितना बैगेज है इमरान खान साहब के अनपॉपुलरिटी का, फैसलों का, जो भी है, इसमें महंगाई है, डॉलर है, गवर्नेंस के जो भी इशूज़ हैं, वो लोग भूल जाएंगे। सो वो कभी भी ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इनको आके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा दिया जाए और हम अपना बंदा वजीर आजम बना दें। वो कहते हैं नो, अब सीधा अगर कल को करना भी है तो कानूनी तौर पर तो ये आईनी तौर पर कोई शिकायत भी नहीं कर सकता कि आप जाएं नए उसमें नया इलेक्शन करवाएं। सो नए इलेक्शन की बात होगी। ये जो इन्होंने आके 23 मार्च का रखा है ना, ये इन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट रखी है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं मतलब चीज़ों को 2+2=4 कर सकता हूँ। ये डेट इन्होंने उनसे शहबाज शरीफ साहब से मशवरे के बाद की है। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल इन टच हैं, राब्ते में हैं, जो पहले हम समझते थे कि शायद नहीं होंगे, लेकिन नाउ इट्स कमिंग फ्रॉम, जैसे मैंने कहा, वेरी क्रेडिबल उसमें सोर्सेज कि दे आर इन टच और सर्टेन थिंग्स उसमें की जाती हैं। ये मैं रहने देता हूँ, जो अहम पार्ट है कि इसके बदले में उनको पावर दैट बी को क्या मिलेगा, जो शहबाज शरीफ साहब को आगे ला रहे हैं उनको क्या मिलेगा। वो कहते हैं दे आर नो फ्री लंचेस। आखिर कुछ उन्हें भी तो चाहिए होगा ना, वो क्या चाहिए होगा, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिस्ट्री जो है ना, इसको रहने देते हैं कि जनाब ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये डील शील वट एवर जो भी कहें, तो जो साहब उनके साथ राब्ते में है, जो सारी चीज़ें करा रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा, वो क्या चाहेंगे, मेरा ख्याल इस मिस्ट्री को फिलहाल रहने देते हैं। 12 थिंग्स आर ऑन देयर वे उस पे। ठीक है क्लास साहब, साथ ही अगर आप जहांगीर तरीन के कमेंट के ऊपर बात करें कि जिस तरह जो साबिक पीटीआई रहनुमा है जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, उन्होंने कहा जी कि बनी गाला का जो खर्चा था वो भी जहांगीर तरीन साहब अदा किया करते थे महाना, और उन्होंने विटनेस किया, एंड ही वाज वेरी ओल्ड पार्टी लीडर पीटीआई के, तो वो जो बात कह रहे हैं उसकी अपनी जगह एक क्रेडिबिलिटी है। और जहांगीर तरीन से अपने डिनाई किया, नहीं जी ऐसा कुछ। वजीर साहब से, जस्ट वजीउद्दीन साहब से मैं कभी नहीं मिला, उनको सुना है मैंने, लेकिन बहुत सारा। इमरान खान साहब ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया था, लाइक एवरी पॉलिटिशियन, कि जब ये पार्टी बना रहे थे, इनकलाब ला रहे थे, तो इनकलाब वाले साथी इन्होंने ऐसे चुने जो क्रेडिबल लोग थे, जिनके चक्कर में आप आ जाएं, मैं आ जाऊँ, आमिर साहब आ जाए, यार बंदा बड़ा ठीक है। मैं कई नाम आपको उसमें गिना सकता हूँ, उसमें ला सकता हूँ, मैं अभी बताएंगे, आमिर साहब भी 2-4 आपको बताएंगे। उनमें जस्टिस ये वजीह भी उनमें शामिल थे कि जिनका नाम था, क्रेडिबिलिटी थी, सो सेल किया। इमरान खान साहब को इस मामले में लोग कहते हैं ना वो बड़े भोले हैं, तो नहीं समझते लोग। मैं कहता हूँ नहीं है, मैं पहले दिन से हमेशा दोस्तों से मेरी बहस रही है, बड़े लोग कहते थे भोले, मैं कि नहीं है। उन्हें पता है कि किस मोहरे को, किस बंदे को कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना। इंप्रेशन उन्होंने दिया हुआ था कि नहीं यार मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, तो लोग आते हैं तो मुझे चरा लेते हैं, तो मुझे वो। अब ये पता चलता है डाउन द पीरियड कि नहीं जनाब, खान साहब जो है ना वो सब को समझते भी थे किस बंदे की कहाँ पे ज़रूरत है, लाइक एनी श्रूड एंड एक्टिव या इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, कि कब किस मीडिया पर्सन, किस कालम निगार की ज़रूरत है, जो आजकल कालम निगार अपने आप को बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं।
एंकर्स दे रहे होते हैं, रिपोर्टर्स दे रहे होते हैं कि जनाब हमसे ये हुआ तो फलान हुआ तो यूं हम इस्तेमाल हो गए, बला बला चीज़ें। ये सारे इमरान खान साहब को भोला समझ के उनको चलाने की कोशिश कर रहे थे कि इसको तो कुछ पता नहीं, हम चलाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग थे वो यही समझ रहे थे कि खान साहब की मदद करें, और गुड इंटेंशन के साथ। उनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, ना उन्होंने आके माल दाढ़ी बनाना था, ना वो डोनर थे, ना पैसे वाली पार्टियां थी। इन जस्टिस वजीउद्दीन साहब के जो इनसे इमरान खान से इख्तलाफात शुरू हुए थे वो जहांगीर तरीन साहब की वजह से हुए थे। अच्छा। कि तरीन साहब के पास पैसा था, क्लाउड था, जहाज था, और इमरान खान साहब किसी गरीब आदमी को दोस्त बनाते नहीं, ये तुम सारे जानते हैं। वो तो चाय तक नहीं पिलाते किसी को, ये भी उनके लिए उनके दोस्तों ने, हामियों ने इसको बहुत बड़ी खूबी बना के पेश किया, वो चाय भी नहीं पिलाते। हालांकि हमारा कल्चर जो है यहाँ पे इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान का मेहमान नवाजी का वो एक अपना कल्चर है। खैर इन्होंने जब यहाँ पार्टी में ये पार्टी इलेक्शन करवाए थे, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो है वो सारे मामला देख रहे थे। ये पता चला था, तरीन साहब पे इल्ज़ाम लगा था, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई थी कि शायद इन्होंने वोट जो है ना खरीदे हैं पार्टी के अंदर। इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब को कहा था फलां फलां लोगों के खिलाफ एक्शन लेने, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा है, वोटों की यहाँ पे बाइंग हुई है, बला बला। इमरान खान साहब साहब जरा पैसे वाली पार्टी के साथ खड़ा होना चाह रहे थे। जहाज तो तरीन साहब के पास है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब को तो वही पेंशन बेचारे के पैसे मिलते हैं। सो वहां से इनके मसले शुरू हुए। वो इन आउट चीजें बहुत सारी उसमें जानते हैं, और उन्हें इनका चीजों का पता है कि कहाँ कहाँ पे चीजें हो रही थी। बल्कि जब वहाँ पे आपको याद होगा, ये खबरें उस वक्त भी सामने आई थी कि उनका ये पार्टी ऑफिस जब चला था वहाँ पे बनी गाला में, कि वहाँ तो पीने के लिए वो भी नहीं था, पानी नहीं था, चाय नहीं थी, ये नहीं थी। तो जहांगीर तरीन साहब के बारे में उस वक्त भी कहा गया था कि किचन उन्होंने संभाल लिया है, और उसके बाद लोगों को चाय पानी खाना पीना कुछ वहाँ मिलना शुरू हो गया, जो पार्टीज करती भी होती हैं सारी। सो अब मैं लास्टली उस पर कहूँगा कि उसमें ये तो नॉन फैक्ट है कि जहांगीर तरीन ने दुबई से इनको वो मंगवा के दी थी बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो खान साहब इस्तेमाल करते वो जहांगीर तरीन साहब की थी, जो बाद में मेरा ख्याल वापस की गई जब वो आगे वजीर आज़म वगैरह बन जाए। अब जहांगीर तरीन साहब भी कह रहे हैं जी पार्टी के लिए मैंने खर्च किया, मैंने खान साहब के बनी गाला के लिए मैंने खर्च नहीं किया। बड़े लोग बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। तो जनाब तरीन साहब ने यही कहना था। वो थोड़ा ये कहते हैं कि जनाब कि हाँ मैं जो है ना वहाँ पे मैं ये पैसे दे रहा था या नहीं दे रहा था या वो कर रहा था। सो उनका जो स्टांस है वो बड़ा समझ में आने वाला है कि इस वक्त उन्होंने यही बात करनी थी कि जनाब मैंने तो नहीं दिए। वो अगर कहते तो सो उनकी अप्रिसिएशन इस पे अपनी जगह पे, लेकिन बाकी उन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया, जहाज चलाया उन्होंने, बिल्कुल वो नहीं चलाते, टैक्सी की तरह चलाते हैं, वो चलाया। इमरान खान साहब को फ्री राइड करवाई हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेके दी हैं, बाकी भी जो होंगे उन्हें फंडिंग वगैरह वो तो खुद कहते हैं मैं करता रहा हूँ। अच्छा आमिर साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा जनरली भी, और दूसरा ये कि ये इसको दयानतदारी के साथ जोड़ना कि चलो ठीक है अगर उन्होंने खर्चे लिए या नहीं लिए, ये उन दोनों का आपस का मामला है, जो डिनाई कर रहे हैं वो भी डिनाई कर रहे हैं, बट बहरहाल इसको दयानतदारी से जोड़ा जा सकता है कि वजीर आजम ट्रांसपेरेंट नहीं है अगर वो खर्चे लेते रहे। आमिर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। ये किस चीज पे आप किसको दयानतदारी कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे? सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में ये इसको कैंपेन फाइनेंसिंग कह रहे हैं, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये तो अमेरिका यूरोप में भी बहुत बड़ा इशू है कि जनाब कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होती है और पार्टीज के ऊपर ये पैसा खर्चा जाता है, फिर उनसे फेवर लिए जाते हैं, उनके काबू में नहीं आते। हालांकि बड़े सख्त कवानीन उन्होंने बनाए हुए हैं कि एक आदमी $100 या $200 $1000 से ज्यादा नहीं दे सकता, और उसके बावजूद ये उनका बहुत बड़ा मसला बाहर की दुनिया का भी है। तो हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं। ये जो टीटी की अब ये शहबाज शरीफ साहब के निकल रहे हैं, ये ज्यादातर यही होता है कि जब टिकटें देनी जाती हैं तो लोगों को कहा जाता है कि तुम 50 ले दो, करोड़ दे दो, कोई कैश पकड़ा देता है, कोई इनडायरेक्टली पकड़ा देता है। तो ये सारी पार्टियां ऐसे ही चलती हैं। तो ये पीटीआई भी कोई आसमान से नहीं आई हुई थी, इनके यहाँ भी निजाम ऐसे ही चला है। अब ये कि पार्टी के अंदर वो पैसा खर्च हुआ या उनमें से कितना इमरान खान के ऊपर खर्च हुआ, ये बड़ा बताना जरा मुश्किल हो जाता है। मगर ये जरूर याद है, मैं और कासर साहब भी जाते रहे हैं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो वहाँ घर के हालात बड़े बुरे होते थे। वो ये जो कंजूसियाँ मशहूर है वहाँ पे, और 2 कुत्ते और 3 नौकर होते थे बेचारे, तो वो बड़ी बिठाने की जगह भी कोई नहीं थी। वो देखते देखते ये लश फश, ये जो खूबसूरत से बाहर के अब ऑफिस नजर आते हैं, बनने शुरू हुए। अब ये जो जिन्होंने खर्चा किया वो आप कह सकते हैं कि जी वो पार्टी में खर्चा किया या इमरान खान पे खर्चा किया, तो ये चलता रहता है। इसमें कोई छुपी बात तो नहीं है कि जहांगीर तरीन ने पार्टी में बिल्कुल खर्चा किया और भी बड़ों ने खर्चा किया, पर इनका नजर आता था, इनके जहाज इस्तेमाल होते थे, ये इनके मैनेजर्स वहां नजर आते थे,
और कार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो ये नहीं कह सकते कि जनाब वो खुद फंस जाते हैं अगर वो कहें कि जनाब मैंने ये पैसे दिए हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो पैसे जो है टैक्सेस में या अपनी उसमें कॉपीज बुक्स के अंदर वो दिखाए होंगे कि जी ये जो पैसे लगाते रहे कैसे लगाते, अगर वो कहें कि हाँ मैंने ये दिए हैं 50 लाख देते हैं, तो वो तो खुद भी फंस जाते हैं। तो ये कहा भी नहीं जाता कि जनाब ये मैंने दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो ये पार्टीज के अंदर फंड का 19-20 का कह लें 18-20 की पार्टीज का फर्क है कि कुछ बहुत क्रूडली लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये पीपल्स पार्टी और ये शहबाज शरीफ वगैरह के दौर में क्रूडली सीधा सीधा ये जो रिपोर्टें अब टीटी की आ रही हैं, ये कैश पकड़ाए गए हैं। यहाँ पे लोगों ने कह लिया जी एने 50 लाख रुपए का कैश पकड़ लो, तो बड़े बड़े लोग कैश पकड़ते रहे हैं। तो यहाँ भी पीटीआई के अंदर भी वही वाला कल्चर रहा है और पार्टियां काफी एटीएम्स रही हैं। तो ये बस ये उन लोगों को के जो कोई खुशफहमी थी कि वो वाकई रियासत मदीना वाला कोई सिलसिला था या इस तरह ना होता है ना हुआ है। और दूसरा लास्टली में कह दूं, ये जो कार साहब ने मिसाल दी है ना कि जनाब ये कुछ लोग हमेशा दिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग काम करने वाले होते हैं। भुट्टो साहब भी जब आए थे तो साथ में जे रहीम साहब थे, शेख रशीद साहब और डॉक्टर बशर हुसैन वगैरह का ना ये ग्रुप को बड़ी ताकत थी। बाद में जे रहीम टोटल फारिग हो गए थे और डॉक्टर रशीद और शेख रशीद साहब जो बाबाए सोशलिज्म थे और डॉक्टर बशर वगैरह को साइडलाइन पे किया था भुट्टो साहब ने। और सेंट्रलाइज पावर की थी, खुद फैसले करते थे, हर चीज खुद डिसाइड करते थे, उनका कोई इतनी वक़्त नहीं रही थी। तो यही हाल पीटीआई का भी है और यही हालात तारीख में भी हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि जब इंटेलेक्चुअलिज्म मांगेगा होता है ना उधार का, तो उनको आपके फेसेस होते हैं, उनसे बस मशवरा लिया जाता है, उनको आगे किया जाता है, पब्लिक को सुनाया जाता है, काम वही करने होते हैं जो आपने करने होते हैं, और चंद और टीम और ही होती है। ठीक है, यानी हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। स्मोक के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद, किस तरह से पंजाब के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं वो इस वक्त ट्रबल में हैं और स्मोक की क्या सिचुएशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, स्मॉग के हवाले से बड़ी जो है ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं और सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो स्मॉग की वजह से बहुत ट्रबल हुई भी है। लाहौर की इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त आलमी इंटरनेशनल रैंकिंग में वो टॉप पे आ गया है आलूदगी के हवाले से। लाहौर पे जो सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है शहरों के साथ, इस्लामाबाद की भी सिचुएशन बताते हैं कि मुझे याद है नवाज शरीफ साहब गए थे, राजनपुर गए थे, तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने तरक्की देखनी है तो लाहौर जाके देखो। तो फिर हमारे पूरे वहाँ सराकी इलाकों से, साउथ हिंद सिंध से लोगों ने मेरे द्वारा जनाब रेडी पे बोरे बिस्तर रखों के चलते हैं जी लाहौर ही चलते हैं। अब शहर आपके फटने को आ गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, नए शहर आपने बनाए नहीं है, एक ही शहर को अब तरक्कियां देते देते अब थोड़ा सा इसको आके स्प्रेड करते तो लोग थोड़े से अपने अपने इलाकों में रहते। और प्लस आपने कोयले के प्लांट भी लगाए हुए हैं जिसपे सहीवाल के देखें जरी ज़मीन पे उन्होंने जनाब उस पर लगा दिया। फिर आपकी जो हम पिट मर गए यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आपने पूरा एग्रीकल्चर आपके एरियाज ही ख़त्म हो रहे हैं। अब आपको आसमान नज़र ही नहीं आएगा, हर जगह पे जहाँ पे जरी ज़मीन थी अब आपने आपके एक आग उसमें आमों के बाग उजाड़ दिए, आपने जो पौधा मिला है, जो गंदम काटन गन्ना जो भी फील्ड थी, अब आपको आके वहाँ पे एक उसमें फील्ड मिलते नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आलूदगी जो है आपकी बढ़ रही है। और प्लस हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सिंसियर ही नहीं रहे। वो ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग भी आ रहे, शायद मैं भी जाता तो मेरे जहन में भी पावर, क्लाउड और पैसा और ताकत, एरोगेंसी होती। अब सर्विस जो पब्लिक सर्विस के लिए करने वाली बातें वो आप में उसमें रह नहीं जाती। और लाहौर उसकी क्लासिक उसकी एग्जांपल है कि वो कहते हैं कि आपने 3 दिन छुट्टियां भी करके देखनी, इसके बावजूद वहाँ से स्मॉग धुआं वगैरह ख़त्म नहीं और लोगों की बड़ी बुरी हालत। बल्कि मुझे याद है महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने स्टोरी भी की थी 92 में जब थे, उस वक्त की थी कि 3 शहरों को उन्होंने कहा था कि कुछ अर्से बाद लोग यहाँ से माइग्रेट करेंगे। अच्छा, लाहौर था, फैसलाबाद था, तीसरा गुजरांवाला था। वो कि यहाँ से कुछ अरसे बाद ये रहने के काबिल नहीं रहेंगे। कुछ सालों को उन्होंने दी थी कि अगर आपने रिवर्स ना किया इस पूरे इसको ट्रेंड को तो ये शहर आपके रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और वही हालात बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग लाहौर छोड़ गए हैं कि जाके ये 2-3 महीने हम कहीं और गुजार के। नो कमिंग टू इस्लामाबाद,
अभी यहाँ पे इसकी क्लाइमेटिक आपके चेंजेस की वो हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें इंकशाफ किया जा रहा है कि इस्लामाबाद उतना ही आलूदा होना शुरू हो गया, सबसे ज़्यादा साफ था, क्लीन था। 4 लाख गाड़ियां डेली 4 लाख एक्सप्रेस वे से गुजर रही हैं। जरा सुन लें, ये कोई आपका शहरी शहर नहीं है, ये पोर्ट सिटी नहीं है, ये आपका सनती शहर नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इतना आबादी का यहाँ फ्लो आया है, यहाँ पे हमारे साउथ से आया है, इधर KPK से आया है, ट्राइबल एरिया से आया है, सराइकी इलाकों से आया है। वो जो लोग भी थे आए हैं, बसते गए, प्लस आपने हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज खोल दी हैं आपने, और खुलती जा रही हैं। तो फिर आपके पास लोग तो यही करेंगे। अब तो इस्लामाबाद में चलने की जगह नहीं रहेगी, छोड़ेंगे गाड़ियां तो दूर की बात है। इस्लामाबाद इज इन डेंजर। और वो उसकी EPA की वो जो DG जो है ये फरजाना साहबा, उनकी बड़ी मजे की बात थी, उनका नाम फरजाना अल्ताफ शाह साहबा। उन्होंने कहा हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप जो है ना गाड़ियां कम लेके, और अपीलों से काम होते हैं यहाँ पे। कोई पॉलिसी है आपके पास, कुछ चीजें हैं। सो इस्लामाबाद प्लानिंग होनी चाहिए कि किस एक ही टाउन प्लानिंग है, जिसके पास पैसा है वो ठेकेदार है, बिल्डर है, हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है। इस मुल्क को अब वो ठेकेदार ही चला रहे हैं और उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। जी आमिर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। ये बड़े सालों से ये प्लानिंग खराब होती जा रही है कि हम दुनिया भर में जिस तरह होता है कि हाई राइज बनाते हैं और क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं कि लोगों को 2-2 घंटे, आधा-आधा घंटा सफर ना करना पड़े। तो ये हमने गलत पॉलिसी उस वक्त बनाई। फिर उसके बाद ये शौकत अजीज साहब ने किस्तों के ऊपर जो है आसान गाड़ियां कर दी, वो गाड़ियां आती जाती नहीं। अब ये बिल्कुल क्योस हो के सारे शहर बंद हो गए और बल्दियाती क्योंकि इदारे थे नहीं, तो इसलिए किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रहा। लाहौर का भी गंद ये पड़ गया कि फिर उसके बाद करप्शन हुई यहाँ पे कि ये अभी गौर एजाज साहब ने अपने एक रिश्तेदार को फॉर एग्जाम्पल लाहौर LDA में लगवा के और एग्जेक्टिव पावर्स दरवा के उन्होंने कहा वो अपनी भी उन्होंने 20% जो है ग्रीन एरिया को ब्राउन कर लिया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कर लिया। और फिर वो क्रेडिट लेते थे कि नहीं हमने धड़ाधड़ जो है ना बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है, बड़ी हाउसिंग क्लियर की है। अभी एक और कमेटी बनी है जो कि जिसके पास कई सैकड़ों जो है वो हाउसिंग सोसाइटियां, ये डिस्कस करेंगे रेगुलराइज क्या करेंगे, इनका ये रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। इन्होंने किसी से पैसे लेने हैं, किसी की सिफारिश चलनी है और किसी पे वो कहना जी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट वो जो साकिब निसार साहब इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब तो बन गए हैं, तो सबको रेगुलराइज आखिर में कर देना है। तो ये तो गंद पड़ गया है। ये तो आप देखें मास्टर प्लान लाहौर का या बड़े शहरों के है ही नहीं है, और इस्लामाबाद का जो है उसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। और अब जो नया बनाया जा रहा है उसके अंदर क्या है कि आप देखें ना फेड कंप्लाई, अब ये जोन 4 में ये आबादियां बन गई हैं, ये तोड़ी तो नहीं जा सकती हैं, तो ज्यादा बर्दाश्त करें। और बेतहाशा हजारों लाखों अभी हाउसिंग सोसाइटीज है जो कि गैर कानूनी है, मगर अब ये रेगुलराइज करने का जो सिलसिला है वो एक ठक वो एक मशीनें लगाई हैं, उनको वो जो है ये दे वो दे, रिश्वत और सिफारिश के जरिए सबको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो ये आपको अपनी रिट्रीव करनी होगी, ज़राअती ज़मीन पॉलिसी बदलनी होगी, अपवर्ड शहर जाने पड़ेंगे और क्लस्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो शहर से दूर रहता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि 4 लाख गाड़ी इस्लामाबाद में सेंटर के अंदर आए और रोज शाम को फिर 4 लाख उतर जाए। तो ये वाला निजाम लाहौर में, कराची, हर जगह ये बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, निज़ाम को इस तरह से बदलना पड़ेगा और खाली अपीलों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टाउन प्लानिंग्स कहाँ पे हैं वो नज़र आनी चाहिए ऐसे मौके पर, और किसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।